नमल। हाशिम के बेडरूम की सारी बत्तियां रोशन थीं और वो आईने के सामने खड़ा टाई बांध रहा था। उसके पीछे खड़ा रईस कह रहा था, नया स्टाफ आज से काम शुरू कर देगा। छोड़ जाने वाले मुलाजमों को मैंने संभाल लिया है। ये सिर्फ गैस हीटर का हादसा था और हर जगह यही बताया गया है। और सर, वो रुका। आपकी मदर के इलाज के लिए डॉक्टर्स ने। हाशिम ने झटके से टाई की आखिरी गिरा खींची। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे बाप औरंगज़ेब करदार की बीवी के इलाज के लिए तमाम रकम कंपनी अदा करेगी। अब मज़ीद मैं इस मामले पे कुछ नहीं सुनना चाहता, उसने दुरुस्ती से कहते हुए कॉलर से देखिए। रईस खामोश हो गया। इस गैर शनासा नंबर से फिर मैसेज आया सर। 2 रोज़ पहले आया था। वो सदी को दहशतगर्द साबित करने के लिए हमारी कोशिशों पे खुश था। मैं नहीं जानता वो लोग सदी को दहशतगर्द क्यों साबित करवाना चाहते हैं, लेकिन इतना यकीन है कि वो हमारी काबिलियत जान रहे थे। वो हमारे साथ काम करने का ख्वाहिशमंद लगता है। रईस ने कोट उठाकर उसकी पुश्त पे किया तो वो उसमें बाजू डालकर उसे पहनने लगा। सर, मैंने कोर्ट रूम में आने वाले आदमी का, वो चश्मे वाला आदमी, उसका पीछा किया था, मगर वो हर दफ़ा चकमा देकर निकल जाता है। आपको यकीन है कि ये पैगाम भेजने वाला और सदी का पासपोर्ट देने वाला दरअसल वही आदमी है? जाहिर है, क्योंकि वो हमारे साथ काम करना चाहता है। मैंने सदी पे तमाम इल्ज़ामात लगाकर उसका एतमाद ख़रीद लिया है। यहाँ तमाम अस्करी ग्रुप इसी तरह अपने सहूलतकारों का एतमाद जांचते हैं और फिर पार्टनरशिप शुरू करते हैं। जराइम के सफ़र का आगाज़ हमेशा एक छोटे से फेवर से शुरू होता है। सदी को दहशतगर्द साबित करके उनको क्या मिलेगा? इससे मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। जज उसे दहशतगर्द मान नहीं लेगा, लेकिन लोग मुझे दहशतगर्दों का मुखालिफ समझेंगे और कोई भी अस्करी तंजीम ऐसे सहूलतकार को हाथ से जाने नहीं देती। हमें बहुत जल्द नए बिजनेस पार्टनर्स मिलने वाले हैं। अब वो दोनों बातें करते हुए कमरे से निकल रहे थे। लाउंज में फ्योना खड़ी सफाई कर रही थी। मैरी और वो बस 2 मुलाजिम रह गए थे। हाशिम जब सीढ़ियों से उतरा, उसके सामने से गुजरा तो वो बोली, सर, मैं नेक्स्ट मंथ से चली जाऊंगी। उसकी आवाज़ में तज़-बज़ब था। जो चाहे करो, वो नहबत से कह कर आगे बढ़ गया। बाहर सुबह ताज़ा और खूबसूरत थी, मगर कसर उदास लगता था। वो मौसम से बेनियाज कार के करीब आया ही था कि कारदार साहब बेचैन से निस्वानी आवाज़ पे वो टटका और मुड़ा। डॉक्टर एमन चंद गार्ड्स के हमरा चली आ रही थी। हाशिम के माथे पे बाल पड़े। बीबी, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैंने और मेरे शोहर ने इन जज साहब और कर्नल खावर के कहने पे आपके लिए इतना कुछ किया। वो तेज़ तेज़ चलती करीब आई और गुस्से से उंगली उठाकर बोलने लगी, और अब जब हम कंगाल हो चुके हैं तो आप हमारी मदद भी नहीं कर सकते। हाशिम ने तनदेही से उसे घूरा। क्या चाहती हो तुम मुझसे? मुझसे कोई नया काम ले या हमें माली तौर पे सपोर्ट करें। हमें हमारा रिवॉर्ड चाहिए। आप अपने सहूलतकारों से यूं मुँह नहीं मोड़ सकते। हाशिम चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर तासुरात नरम हुए। आगे आया और नरमी से उसके कंधे पे हाथ रखा। आई एम सॉरी, मैं कुछ परेशान हूँ आजकल। बस कुछ रोज़ में ये केस ख़त्म हो जाएगा। मैं आप सबको नवाजूंगा। मैं मदद करने वालों को भूला नहीं करता, मगर तब तक आपको खामोशी से इंतज़ार करना होगा। डॉक्टर अहमद के तने तासुरात ढीले पड़े। उसने सर हिला दिया, मगर अभी तक इस तरारी अंदाज में उंगली में पहनी नुकीले हीरे वाली अंगूठी मरोड़ रही थी। क्या आप मुझे ज़ुबान दे रहे हैं? बिल्कुल। वो चंद लम्हे नरमी से उसको तसल्ली कराता रहा। फिर उसके जाने के बाद वो रईस से आहिस्ता से बोला था, इन सब का भी कुछ करना पड़ेगा। ये तो मेरी जान को आ रहे हैं। मोर चाल पे रात गहरी छाई थी। गर्मी और हवस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लाउंज नीम रोशन था। फारिस अभी अभी आया था और चाबियाँ काउंटी पे लटका रहा था। जब देखा, नुसरत तन फन करती किचन से निकली और धाड़ से सैम के कमरे का दरवाज़ा खोला, जो अंधेरे में डूबा था, और हुनैन और उसामा अपने अपने बिस्तर पे लिहाफ ओढ़े घुप सो रहे थे। कोई इंसानियत है तुम लोगों में? वो हल्क के बल चिल्लाई। मैंने कहा था आधे घंटे बाद दूध के नीचे चूल्हा बंद कर देना, मगर जब तक दूध की आबशार बह ना जाए तुम लोगों को तसल्ली नहीं होती। आपा, वो उकता कर उनके करीब आया। वो सो रहे हैं, उनके सर पे आप क्यों चिल्ला रही हैं?
नुसरत ने उतने ही गुस्से से मुड़कर उसे देखा। बस करो, बड़े सो रहे हैं। इन बगैरतों का व्हाट्सएप का लास्ट सीन तो 3 मिनट पहले का नज़र आ रहा है। बस माँ को देखकर फिरौन की मम्मियाँ बन जाते हैं। वो गुस्से से बोलती हुई बाहर निकल गई। फारिस बेइख्तियार इन दोनों के पलंग देखे जिनमें जुम्बिश तक न हुई। वो सर झटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। यार हना, सैम ने झटपट मुंह निकाल कर उसे पुकारा। वो भी फौरन उठ बैठी। हाँ हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ जो तुम सोच रहे हो। अम्मी का इंटरनेट बंद करना पड़ेगा, ये तो बिगड़ती जा रही हैं। बिल्कुल, माँ बाप को इतनी आज़ादी देना अच्छी बात नहीं है। आजकल के ज़माने का कोई भरोसा नहीं। दोनों सर जोड़कर बैठ गए थे। फारिस अपने कमरे में आया तो वह हमेशा की तरह बहुत ही मसरूफ़ फाइल्स के दरमियान बैठी नजर आ रही थी। उसे देखकर सर उठाया और मुस्कुराई। वो भी मुस्कुराया। काम हो रहा है। आदमी घर आए और बीवी मुस्कुराती हुई मिले तो जाहिर है अब किसी बेरोज़गार को क्या पता जॉब के बखेड़े। खैर, खाना लाऊं या किसी पुरानी दोस्त के साथ खा आए हो। और फारिस का हलक तक कड़वा हो गया। बहुत मेहरबानी, खा चुका हूँ। और उसके सामने बेड पे बैठा। जुमर ने मुस्कुराहट दबा ली। मुझे पता है मैं तुम्हारी वैसी खातर मदारत नहीं करती जैसे किसी बीवी को करनी चाहिए। बस ये केस ख़त्म हो जाए। मैं समझ सकता हूँ तुम मुझे जेल भेज सकती हो, मेरे खिलाफ बयान दे सकती हो, मगर तुम मुझे खाना नहीं पूछ सकते। और अब झुककर जूतों के तस्मे खोल रहा था। जुमर बेइख्तियार हंसते। घुंघरैले बाल आधे बांधे आधे सामने को झूल रहे थे। वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। नाक की लौंग उंगली की नीले रंग वाली अंगूठी उसे मज़ीद हसीन बनाती थी। तुम हमेशा से इतने ही जालिम थे या अब हुए हो? आपकी सोहबत का असर है मैडम, वरना मैं तो चंद माह पहले तक एक शरीफ आदमी था। वैसे वो उसके सामने नींदराज हो गया। इस चिड़ियाघर से हम कब निकल रहे हैं? निकलना क्यों चाहते हो यहाँ से? मैं चाहता हूँ हमारा अपना अलहदा घर हो जहाँ हम दो नॉर्मल इंसानों की तरह रहें। अभी हम नॉर्मल नहीं हैं क्या? आपके बारे में तो शक है बीबी। उसके सामने कोने के बल लेटे, कान तले हाथ का सहारा दिए, वो मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोला। और नए घर में जाकर तुम कोई नौकरी शुरू करोगे या नहीं? आप ना मुझे अपना ज़ाती खिदमतगार रख लीजिएगा। इससे बड़ी नौकरी क्या होगी? माशाल्लाह, वकील हैं आप, लोगों की खाल खींचकर पैसे लेती हैं। मुझे भी तनख्वाह तो अच्छी देंगी, वो संजीदगी से कह रहा था। और वो हंसती जा रही थी। हमेशा जॉब की बात टाल देते हो, मगर मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ, पीछे पड़ी रहूँगी। कलम से तंबीह करते वो दो टोक बोली थी और फिर से लिखने लगी। फिर सर उठाकर बोली, अगर फारिस हमारे पास वारिस गाजी की फाइल्स होती या हुनैन का मेमोरी कार्ड होता जिसमें कार्डदार्स के खिलाफ कुछ मवाद था, तो हम ये केस बहुत आसानी से जीत लेते। हमारे पास एक इंतहाई काबिल वकील है जो बेशक इंतहाई बेमुरवत और शफ़ाफ वाक़या हुई है, मगर मैं अच्छी उम्मीद रखता हूँ। और अब बहुत हो चुका था। जुमर ने फाइल उठाकर उसे दे मारी थी। क्या कहा था मैंने अभी? शफ़ाफ और बेमुरवत वकील। फारिस ने फाइल पकड़कर सामने से हटाई और अफसोस से सर झटका। वो हंसकर सर झटकती दोबारा से काम करने लगी थी। कमरा अदालत में हमेशा से ज़्यादा घुटन थी, मगर कम अज़ कम आज के दिन मौसम सानवी शय बन कर रह गया था। क्या बादलों की स्याही और क्या दरख्तों का सब्ज़ा, सब बेअसर था। लोग आ रहे थे, नशिस्तें भरी जा रही थी, आवाज़ें, शोर, हरकत। दिफा की कुर्सियों पे रश कम था। चंद एक कारोबारी दोस्तों के हमरा हाशिम और नौशरवान मौजूद थे। शेरू स्याह सूट में मलबूस था और चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। हाशिम अलबत्ता टांग पे टांग जमाए इत्मीनान से बैठा मुस्कुरा रहा था। तंजिया सर्द मुस्कुराहट। इस दवासा की कुर्सियों पे उनका सारा ख़ानदान यूं इकट्ठा हो रहा था जैसे कोई त्यौहार हो। वो बनी इसराइल की मानंद एक जुत्था लग रहे थे। फारिस जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ा मुस्कुरा के साथ खड़ी सारा की बात सुन रहा था, जो सर पे सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े हरी आंखों से मुस्कुराती हुई अपनी बेटियों की कोई बात बता रही थी। जुमर कुर्सी पर बैठी घुंघरैले बाल आधे बांधे बदस्तूर फाइलों पे झुकी थी और स्याह ड्रेस शर्ट में मलबूस साथी उसके कंधे पे झुका उसके साथ ही कागजात पढ़ने में लगा था। शायद कोई नुक्ता मिल जाए जो केस को लंबा कर सके।
गवाह ढूंढने का और मिल जाए। नुसरत एक कुर्सी पर बैठी तस्बीह के दाने गिराती मुंह में कुछ पढ़ रही थी। ऐसे में हुनैन और उसामा सरगोशी में बातें कर रहे थे। हना, अगर हम हार गए तो, और अगर हम जीत गए तो, वो चहक कर बोली थी। पिछली नशिस्तों पे मौजूद तमाशाई और रिपोर्टर्स मरऊब और कुछ तनकीदी निगाहों से इस खानदान को देख रहे थे। वो सब एक साथ खड़े, एक जुत्थे की सूरत, दूर बैठे कीमती मलबूसात और मस्नूई मुस्कुराहटों वाले कारदार्स और उनके दोस्तों से ज़्यादा मुतासिरकुन लग रहे थे। जंगे लड़कर आया खानदान, जख्मों को अपने हाथों से बगैर नशा लिए ही सी कर आया खानदान, पानी में डूब कर डर और खौफ को ख़त्म करके आया खानदान, जालिम के खौफ से एक दूसरे को चुप करवा के छुप जाने की बजाय इंसाफ और इंतकाम की एक तवील जंग लड़कर आया खानदान। वो यूं खड़े थे, उठी गर्दनों और फातिहाना मुतमईन मुस्कुराहटों के साथ, कि लगता था आज वो इंसाफ से कम पे राज़ी नहीं होंगे। वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, एक दूसरे से हज़ार इख्तलाफ रखने के बावजूद वो जुल्म के खिलाफ खड़े होकर एक ऊंची दीवार लगने लगे थे। क्या इस दगासा के पास कोई मजीद गवाह है? जज साहब की आमद के साथ ही खामोशी छा गई और उन्होंने पहला सवाल यही पूछा। जुमर उठ खड़ी हुई। योर ऑनर, हमारा गवाह मुल्क से बाहर है। हम चाहते हैं कि हमें एक तारीख और दी जाए। सीरियसली मिसेस जुमर? जज साहब ने तहीर से उसे देखा। डिलेइंग टैक्टिक्स, हाशिम ने बुलंद सा तबसरा किया। मिसेस जुमर, जज साहब की आवाज़ में सरजनिश थी, आपके पास अभी गवाह है या नहीं? योर ऑनर, कारदार साहब ने गवाह को गायब करवा दिया है। मगर ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिसेस जुमर बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाकर खुद ही टेस्टिफाई कर रही हैं। वो बैठे बैठे बोला था, आपके पास गवाह है या नहीं? जज साहब ने ज़ोर देकर पूछा। नहीं योर ऑनर, लेकिन अगर अदालत वजारत दाखिला को हुक्म दे तो हमें गवाह को ढूंढने में मदद मिल सकती है। और मिसेस जुमर, अदालत अपनी हदूद में रहकर काम करती है। सबूत लाना जज का नहीं, इस दगासा का काम होता है। अगर आपके पास कुछ पेश करने के लिए नहीं है तो हम आज इस केस का फैसला करेंगे। वो कदरे नागवारी से कह रहे थे। सब खामोशी से दम साधे, कभी जुमर को देखते, कभी जज साहब को। योर ऑनर, अगर आप हमें एक मौका और दें तो। आप अदालत का वक्त ज़ाया कर रही हैं। आप तमाम सबूत और गवाह पेश कर चुकी हैं, अब बहुत हो गया। उन्होंने अब कदरे नरमी से इशारा किया और फाइल खोल ली। जुमर ने गहरी सांस ली। फैसले की घड़ी आ पहुंची थी। अदालत फैसला सुनाने के लिए तैयार है। जज साहब का ये कहना था कि सब नशिस्तों से उठ गए। दोनों फरीक अब बराबर खड़े थे और जज साहब ऊपर ऊंचे चबूतरे से बैठे ऐनक नाक पे लगाए कागज़ से पढ़कर कह रहे थे। सरकार बनाम नौशरवान कारदार में मुद्दई सादी यूसुफ ने नौशरवान कारदार वाल्द औरंगजेब कारदार हाशिम ने थूक निकली के ऊपर इक़दाम कत्ल, तशद्दुद, अगवा और हब्से बेजा में कैद रखने का इल्ज़ाम लगाया था, जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान आर्टिकल 307, 365, 350 के तहत आते हैं। वारिस सबसे पीछे खड़ा था। सब की तरह वो भी भवें पीछे सांस रोके सुन रहा था। अलबत्ता गर्दन में घुमाकर देख लेता। चश्मे वाला आदमी आज नहीं आया था। अदालत ने इन संगीन इल्ज़ामात को देखते हुए उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की और दोनों फरीक कैन को अपने अपने सबूत और गवाह लाने का हुक्म दिया। जज साहब पढ़ते हुए गाहे बगाहे उनको देख भी लेते थे जो दम साधे सुन रहे थे। उसामा बोर हो रहा था। ड्रामों में तो एक ही फिक्र में फैसला कर देते हैं, ये इतनी लंबी तकरीर क्यों कर रहे हैं? इस्तगासा ने डॉक्टर सारा अकाजी को अदालत में ऐनी शाहिद के तौर पर पेश किया। सारा ने नर्वस से अंदाज में कान के पीछे बाल अड़से। सदी यूसुफ की बहन ने गवाही दी कि मुलजिम के भाई ने उनके सामने एतराफ़ किया था, मगर उसी वारदात के दूसरे मुबैना मुलजिम नियाज़ बेग ने गवाही दी कि उसने सदी को गोली मारी है। अलबत्ता उसके बयानात में तज़ादात से ये मालूम होता है कि वो काबिल भरोसा नहीं है। सदी ने बेचैनी से पहलू बदला। मुलजिम के मुलाजमों और घर वालों के बयानात इस्तगासा के दामों से बिल्कुल बरअक्स है और वो काबिल एतबार थे या नहीं। हमें यहाँ फैसला ये करना है कि क्या ऐनी शाहिद का बयान काबिल भरोसा है। सबकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं, दिल बंधे हुए थे। डॉक्टर सारा सिर्फ इक़दाम कत्ल की गवाह हैं। अगवा और हब्से बेजा में रखने का इस्तगासा के पास कोई गवाह नहीं है। मेरी एनजीओ कोलंबो की किसी जेल में शादी के साथ थी। जवाहिरात कारदार वहाँ शादी से मिलने गई थीं। आबदार उबैद की वहाँ शादी से मुलाकात हुई थी। इन बातों के हक़ में कोई गवाह सबूत पेश नहीं किया गया।
आला वारदात से मुलजिम के ताल्लुक का कोई सबूत पेश नहीं किया गया, इसलिए सारा केस आखिर में एनी शायद डॉक्टर सारा की गवाही के गिर्द आ खड़ा होता है। वो सांस लेने को रुके। बहुत से हलक खुश्क हो रहे थे। हाशिम लब काट रहा था। नौशरवान का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। साथी को पसीने आ रहे थे। दिफा ने अपनी भरी पे ये साबित करने की कोशिश की कि सादी यूसुफ एक दहशतगर्द है, मगर उसका भी कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया कि ये 9 माह सादी ने दहशतगर्दों के साथ गुजारे। अदालत सादी यूसुफ के इस दावे से इत्तफाक करती है कि उसको वाकई अगवा किया गया और हब्स बेजा में रखा गया। गो के सादी यूसुफ की वापसी के बारे में और वहाँ होने वाले वाक़यात, जैसे 2 अफराद का सेल्फ डिफेंस में कत्ल, खुद सादी यूसुफ के किरदार को भी मशकूक बनाता है, मगर ये बातें इस केस के दायरा कार से बाहर हैं। अदालत में इस्तग़ासा का काम ये साबित करना होता है कि अगवा करने वाला और गोली मारने वाला एक शख्स नौशरवान कारदार था। इस्तग़ासा मुलजिम के गवाहों, जैसे कारदार साहब की सेक्रेटरी हलीमा या मुलाजमा मैरी एनजीओ को झूठा साबित करते, तब भी क्या नौशरवान हमला आवर और अगवाकार साबित होता है? अगर सादी 21 मई को हाशिम कारदार के ऑफिस में गया भी था, तो उससे ये साबित नहीं होता कि कई घंटे बाद उसे गोलियां नौशरवान नहीं मारी। ऑफिस में तो नहीं मारा गया था ना? साथी को घूम फिर के हम वापस डॉक्टर सारा की गवाही की तरफ आकर रुक जाते हैं। अब तो दिल की धड़कनें भी रुक गई थी। डॉक्टर सारा एक तरफ एक प्रोफेशनल साइंसदान है और आला ओहदे पे फाइज हैं। ऐसे ओहदे इंसान को बाहिम्मत और बहादुर बनाते हैं। इसके बावजूद उन्होंने 1 साल तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे ये ज़ाहिर हो कि वो एनी शायद हैं। उनका बयान आखिरी वक्त आया और अगर उसको दुरुस्त मान लें तो ये बात कि वो जहनी सुकून के लिए दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास ज़ेर इलाज है और साथी की न सिर्फ बॉस बल्कि रिश्तेदार हैं, ये बात उनकी गवाही को जानिबदार बना देती है और केस में शक पैदा हो जाता है और कानून कहता है कि शक का फ़ायदा मुलजिम को दिया जाए। इसलिए ये अदालत आज नौशरवान कारदार को इन तमाम इल्ज़ामात से जो साथी यूसुफ ने उन पे लगाए थे बाइज़्ज़त बरी करती है। और सारे में ऐसा सन्नाटा छाया था जैसे किसी के मरने पे छाया होता है। चंद लम्हे के लिए तो हर शख्स फटी फटी आंखों से जज साहब को देखे गया, खुद हाशिम भी। फिर एकदम दिफा की कुर्सी पे शोर सा बुलंद हुआ। मुबारक सलामत के नारे कह के खुशी की चहकार। सादी ने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ गर्दन मोड़ी तो देखा हाशिम खुशी से मुस्कुराते हुए नौशरवान को गले लगा रहा था, जो शल खड़ा था। पीछे से सब मुबारकबादें दे रहे थे। जुमर सर झटकती अपने कागज समेटने लगी। नुसरत ने सर झुकाकर आंसू पोंछे सैम ने आसमान को देखा। फारिस जख्मी सा मुस्कुरा दिया। ये सब मेरा कसूर है, सारा ने गीली आवाज़ में कहते सर झुका दिया। उसने आगे बढ़कर सारा का सर थपका। आपने अपनी वसात से बढ़कर जदोजहद की है। ये इंसाफ की अदालतें नहीं हैं, ये कानून की अदालतें हैं। हम अपील करेंगे। खैर है साथी, जुमर ने बाहर निकलते हुए उसे तसल्ली दी, जो शल सा खड़ा था। फिक्रमंदी से हुनैन ने भी दूसरी तरफ से पुकारा, हाँ भाई, हम अपील करेंगे। फ़ायदा क्या हुआ इस सब का फिर? सैम मायूसी से बोल उठा था। वो अब राहदारी में आ खड़े हुए थे। सादी अभी तक सुन था। शस्तर जामिद, कारदार साहब मुबारक हो। हाशिम वकला के झुरमुट में मुस्कुराता हुआ लोगों से हाथ मिलाता बाहर निकल रहा था। नौशरवान के हवास बहाल हो रहे थे और वो अब वकीलों के बड़े हाथों से मुसाफा कर रहा था। हर शख्स फातिहा वकील से हाथ मिलाने और मुबारकबाद देने का ख्वाह था। सब चाहते थे कि हाशिम उनको याद रखे। वो जो कुछ अरसे से नीचे जा रहा था, आज उसका ग्राफ पूरी शान शौकत से बुलंद हो गया था। दोनों ग्रोह साथ साथ अहाते से बाहर आए थे। रिपोर्टर्स के माइक तेज़ी से उन सब के सामने आए तो जुमर महज हम अपील करेंगे जैसे चंद फिक्रे कहकर सादी का बाजू थमे आगे बढ़ गई। फारिस समेत बाकी घर वाले पार्किंग की तरफ जा रहे थे, मगर सादी ने बाजू छुड़ा लिया और मुड़कर पीछे देखने लगा। वहाँ हाशिम और शेरू खड़े थे। उनकी पुश्त पे मजमा था और सामने माइक्स। हाशिम दिन की रोशनी में खड़ा मुस्कुराकर बुलंद आवाज़ में कह रहा था, आज इंसाफ और कानून की फतह हुई है। आज मोअज़्ज़िज़ अदालत ने यह साबित कर दिया है कि कोई गोल्ड डिगर मशकूक किरदार का माले गरीब लड़का उठकर किसी बाइज़्ज़त शहरी को उनकी अमीरी की सज़ा नहीं दे सकता। वो फातिहाना अंदाज में इतराफ़ में नज़रें दौड़ाता कह रहा था। कैमरे क्लिक क्लिक करते उसकी तस्वीर उतार रहे थे। साथ खड़े शेरू की नज़र सादी पे पड़ी तो वो नज़रें चुरा गया। वो खुद भी इतना ही बेयकीन था जितना कि सादी। सादी यूसुफ ने केस के दौरान मुतअद्दिद बार हमसे भारी रकम का मुतालबा किया,
مگر ہم جانتے تھے کہ عدالت میں فتح سچ اور حق کی ہوگی۔ ہم ان وکلاء میں سے ہیں جنہوں نے چیف جسٹس کی بحالی اور عدلیہ تحریک کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اب وہ زمانے چلے گئے جب لالچی لوگ اس طرح غریب کارڈ کھیلتے تھے۔ اب عدالتیں آزاد ہیں۔ سدی چلو۔ زمر اسے کونے سے کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس نے پھر سے بازو چھڑا لیا اور پتلیاں سکیڑے ہاشم کو دیکھ کے گیا۔ فارس آدھے راستے سے مڑ کر واپس آیا اور برہمی سے اسے پکارنے لگا، سدی کیا کر رہے ہو؟ ادھر ہاشم کہہ رہا تھا، میں اعلیٰ حکام سے درخواست کرتا ہوں کہ بھلے ہم نے سدی یوسف کو معاف کر دیا ہو مگر کیس کے دوران جو سدی کے دہشت گردوں کی معاونت کے ثبوت اور گواہ سامنے آئے ہیں ان کے بارے میں مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ کاردار صاحب، آپ کے اپنے ہی بھائی نے آپ کی کمپنی کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی اور پیپر شائع کیا تھا جس سے آپ کی کمپنی کا کوئی نقصان ہوا تھا، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا اتنا سچا اور مخلص انسان کسی کو گولی مار سکتا ہے۔ وہ شیرو کی طرف اشارہ کر کے ترکی بترکی بولا تھا، کاردار صاحب آپ اپنی والدہ کے حادثے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مگر وہ سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی ابھی کے لیے اتنا کافی ہے کہہ کر مسکراتا ہوا آگے آنے لگا۔ رپورٹرز بکھرنے لگے اور وہ دونوں بھائی جھرمٹ میں راستہ بناتے چلتے ہوئے اس طرف آنے لگے۔ سدی اسی طرح کھڑا تھا، اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ دھوپ کی تمازت سے سرخ پڑ رہا تھا اور وہ سامنے سے آتے فاتح ہجوم کو دیکھ کر چلا اٹھا، جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ۔ ہاشم نے دھوپ کے باعث ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کر مسکرا کے اسے دیکھا۔ رپورٹرز اب اس طرف گھوم گئے تھے۔ اللہ قہر نازل کرے تم پہ، اللہ غارت کرے تمہیں۔ کیمرے دھڑا دھڑ سدی کی تصاویر اتار رہے تھے، ویڈیوز بنا رہے تھے۔ ہاشم نجمہ کی طرف گھوما اور تبصرے کے سے انداز میں کہنے لگا، شکست کے بعد بہت سے لوگوں کو نفسیاتی امراض کے اسپتالوں میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے افسوس ہے اس بچے کے لیے، لیکن میں نے اس کے جھوٹوں کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ ہاشم پھر سے چلنے لگا۔ وہ اسی طرف آ رہا تھا، اسے آگے بڑھنے کے لیے سدی کے پاس سے گزرنا تھا اور سدی مٹھی بھینچ کر آگے بڑھا کہ اس کے منہ پہ دے مارے مگر فارس نے پیچھے سے اس کو کونی اور بازو سے جکڑ لیا۔ چلو یہاں سے، وہ دبے دبے سختی سے بولا تھا، وہ تمہیں اکسا کر تماشا کرنا چاہتا ہے، چلو یہاں سے۔ ہاشم اب مسکراتا ہوا قریب آ چکا تھا، آخری بات پہ بھی سدی نہ رکتا اگر فارس اسے زبردستی کھینچتا ہوا وہاں سے نہ لے جاتا، ساتھ ہی وہ اس کو ڈانٹ بھی رہا تھا، کیا کر رہے تھے تم؟ اس کو مکہ مارتے تو وہ اقدام قتل کا مقدمہ کر دیتا اور اس کے پاس ثبوت بھی ہوتے اور گواہ بھی، وہ یہی تو چاہتا ہے۔ سدی لڑکھڑاتے قدموں سے چلنے لگا، چلتے چلتے کندھا جھٹک کر اس نے بازو چھڑا لیا، چہرہ سرخ تھا، آنکھوں میں پانی تھا۔ سب گھر والے کار پارکنگ میں کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے کسی کو نہیں دیکھا، کسی سے بات نہیں کی، بس آگے بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ نوشروان اور ہاشم کافی دیر بعد اپنی اپنی کار کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ مبارکبادوں اور تعریفوں کو سمیٹنے میں وقت لگا تھا۔ نوشروان اب سنبھل چکا تھا اور صرف سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولا، تم آزاد ہو، آج سے نئی زندگی شروع کر سکتے ہو۔ آپ کو یقین تھا ہم جیت جائیں گے؟ اگر میں شروع میں اسے نہیں لڑنا چاہتا تھا تو اس لیے کہ ہم بدنام ہوں گے، کاروبار کو نقصان پہنچے گا، مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ کیس وہ نہیں جیت سکتے۔ قتل کرنا آسان ہے شیرو، اسے ثابت کرنا بہت مشکل۔ اس نے مسکرا کے شیرو کا شانہ تھپکا۔ نوشروان جواباً اس کے گلے لگ گیا، مجھے بچانے کا شکریہ بھائی، اس کے کان کے قریب شیرو بولا تھا، مگر مجھے افسوس ہے کہ دوسروں کی طرح میں نے بھی آپ کو استعمال کیا۔ یہ جو ٹوٹی ہوئی ہینڈ فری میں آپ کی جیب میں ڈال رہا ہوں، یہ وہ ہے جس کا ایئر بڈ آبدار نے اس روز توڑ کر جھوٹ بولا تھا کہ وہ بگ ہے۔ ایک ہاتھ سے اس کی جیب میں ٹوٹی ہوئی تاریں ڈالتے وہ دھیرے سے زہر اس کے کانوں میں انڈیل رہا تھا، زمر کو اس نے نہیں، میں نے بچایا تھا۔ جس جرم کی آپ نے اس کو سزا دی وہ اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ اس سے الگ ہوا تو دیکھا ہاشم کی تلخ مسکراہٹ ویسی ہی قائم تھی۔ میرے بیوقوف بھائی، اس نے شیرو کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا تو سرد سی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی گئی۔ تمہیں لگتا ہے مجھے یہ علم نہیں ہے، تم ہمیشہ بیوقوف رہو گے شیرو۔ فارس کو لفٹ کا علم پہلے سے تھا، یہ دیکھ کر ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ تم نے کیا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا بھی تھا، تم نے انکار کر دیا، لیکن میں تمہارے ساتھ وہ نہ کرتا جو آپ ہی کے ساتھ کیا۔ میں نے اس کو اس لیے مارا کیونکہ وہ مجھے اکسا رہی تھی، وہ خود اپنا قتل چاہتی تھی، وہ پیپر نائف سے مجھے نہیں مار سکتی تھی، وہ صرف چاہتی تھی کہ میں اسے مار ڈالوں۔ میں نے اس کی خواہش پوری کی،
میں نے اس پہ احسان کیا۔ اس کا جرم وہ تمام دھوکے تھے جو وہ مجھے پہلے دے چکی تھی۔ مجھے اب کسی شے کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے، اور میں تمہارا کیس تمہیں بچانے کے لیے نہیں لڑتا رہا، صرف اپنے نام کو کلیئر کرنے کے لیے لڑتا رہا ہوں۔ نوشروان شل ہو گیا۔ یہ عدالتی دھچکے سے زیادہ بڑا دھچکا تھا۔ اگر وہ الزام اپنے سر نہ لیتی تو آپ میرے ساتھ کیا کرتے آپ؟ وہی جو اب کرنے جا رہا ہوں۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ ہم دونوں الگ الگ گاڑیوں میں واپس جائیں گے، الگ زندگیوں کی طرف۔ سونیا کے ساتھ میں قصر سے شفٹ ہو رہا ہوں، تم اور تمہاری ماں وہاں رہ سکتے ہیں۔ پھر ایک ملامتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے چند لمحے دیکھتا رہا۔ تم سب نے مجھے تباہی کی طرف دھکیلا ہے شیرو۔ تم، ممی، سعدی، شیرین، آپی، تم سب سے محبت کی تھی میں نے۔ تم سب نے مجھے میری محبت کی سزا دی۔ کہہ کر اس نے سن گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے، اس کی سرخی اور نمی چھپا لی اور کار میں بیٹھ گیا۔ کالا شیشہ بند ہوتا گیا تو وہ شیرو اسے دیکھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ چند لمحے بعد وہاں سے دو کاریں دو الگ راستوں پہ روانہ ہوئی تھیں، اور عدالت کی اونچی عمارت کی قدیم دیواریں خاموشی سے اپنے جہنمی شور کو سنتی رہی تھیں۔